जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन, अर्थव्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, अमरनायक प्रणाली और विजयनगर साम्राज्य के समाज की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की। तो यहाँ पर राय या राजा को कार्यकारी, न्यायिक और विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसमें मंडल, नाडु, स्थल और अंत में ग्रामों में विभाजित किया गया था। मंडलम के राज्यपाल को मंडलेश्वर या नायक कहा जाता था। नाडु का नेतृत्व नाद प्रभु और ग्राम का नेतृत्व गौड़ा कर रहे थे। महत्वपूर्ण अधिकारियों में दलवय अर्थात कमांडर, जागीरदार जो महल की रक्षा करते थे, रायसम जिसे सचिव का पद दिया गया था, कर्णिका जो लेखाकार थे, अदैपम व्यक्तिगत परिचारक थे और करियाकर्ता जो कार्यकारी एजेंट थे। सबसे प्रमुख है अमरनायक प्रणाली। ये मेंस में पूछा जाता है, अमरनायक प्रणाली व्यवस्था से आप क्या समझते हैं या अमरनायक प्रणाली क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अमरनायक प्रणाली विजयनगर प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सेना के शीर्ष स्तर के अधिकारियों को नायक या पलाईगर या पोलीगार के रूप में जाना जाता था। इन अधिकारियों को इनकी सेवाओं के बदले अमराम नामक भूमि दी जाती थी, जबकि सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था। नायक अपने अमराम या क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार था। इसने अपने क्षेत्र में कर एकत्र किया और इस आय से अपनी सेना, घोड़ा, हाथी और युद्ध के हथियारों को बनाए रखा। नायक किलों का सेनापति था। कुछ राजस्व का उपयोग मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई कार्यों के लिए भी किया जाता था। अमरनायक प्रतिवर्ष राजा को भेंट भेजते थे। तो ये अमरनायक प्रणाली है, जिसमें राजा को कर वसूल करके पैसा देना, मंदिरों का रखरखाव करना, इसमें बहुत सारे अधिकारियों को जो है शामिल किया गया था और सभी को अपने अलग अलग काम करने के लिए रखा गया था। अब बात करेंगे हम सेना की। तो विजयनगर साम्राज्य की सेना बहुत संगठित और कुशल थी। इसमें घुड़सवार, पैदल सेना, तोपखाना और हाथी शामिल थे। विजयनगर राज्य ने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त किया। उच्च नस्ल के घोड़े अरब और खाड़ी देशों के विदेशी व्यापारियों से मंगवाए जाते थे। मालाबार का बंदरगाह इस व्यापार और अन्य विलासिता की वस्तुओं का केंद्र था। विजयनगर के शासकों ने वराह या पैगोडा नामक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा, विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने वराह और पैगोडा नामक सोने के सिक्के जारी किए थे। विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण दिया गया, जिनमें विदेशी यात्रियों ने अपने लेखन में बताया कि विजयनगर साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के भवनों की भव्यता और वैभवपूर्ण सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया। नुनीज ने बताया कि नुनीज के अनुसार नहरों की खुदाई को उन्होंने संदर्भित किया। पायस ने कहा कि अमीरों के सुंदर घर और बड़ी संख्या में उनके घरेलू नौकर थे, उन्होंने ये उल्लेख किया। निकोलो कोंटी के अनुसार गुलामी की व्यापकता बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने गुलामी की व्यापकता को दर्शाया। बारबोसा के अनुसार प्रत्येक को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया। तो इस तरीके से कई विदेशी यात्रियों ने अपने अपने हिसाब से जो वहाँ पर जो चीज़ें देखी थी उन्होंने अपने लेखन में लिखा है। नुनीज के अनुसार शाही महलों में बड़ी संख्या में महिलाएं नर्तकियों, घरेलू नौकरों और पालकी ढोने वालों के रूप में कार्य करती थी। इनमें कई महिलाएं पहलवान, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी थी। कुछ महिलाओं को लेखाकार, न्यायाधीश, जमानतदार और महिला पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। देवदासी प्रथा प्रचलित थी। सहगमन, जिसे सती के नाम से जाना जाता था, स्वैच्छिक किंतु मुक्ति का प्रतीक माना जाता था। तो सती प्रथा भी इस समय लागू थी। अब हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन या आयंगर व्यवस्था की।
तो स्थानीय प्रशासन और आयंगर व्यवस्था कर्नाटक में विजयनगर काल के दौरान स्थानीय क्षेत्रीय विभाजनों में परिवर्तन हुआ, लेकिन आयंगर व्यवस्था जारी रही और समूचे बृहद क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। नाडु और नट्टर की घटती शक्ति के परिणाम स्वरूप 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान यह तमिल देश में फैल गया। आयंगर ग्राम्य सेवक या कार्यकर्ता थे और परिवारों के समूहों से मिलकर निर्मित होते थे। ये मुखिया, जिन्हें रेड्डी या गौड़ा या मडियम, लेखाकार कर्णम, सेनाभोवा और पहरेदार तलैयारी थे। उन्हें एक गांव में एक हिस्सा या भूखंड दिया गया था। कभी कभी उन्हें एक निश्चित लगान देना पड़ता था, लेकिन आमतौर पर ये भूखंड मान्य या करमुक्त होते थे, क्योंकि उनकी कृषि आय पर कोई नियमित प्रथागत कर नहीं लगाया जाता था। आपवादिक मामलों में जो पदाधिकारी थे, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए वस्तु के रूप में सीधे भुगतान किया जाता था। अन्य ग्राम सेवक जैसे धोबी और पुजारी, जिन्होंने ग्राम समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और कौशल का प्रदर्शन किया, उन्हें भी भूखंड देकर भुगतान किया गया। उदाहरण के लिए बात की जाए, जैसे साधारण वस्तु और सेवाएं प्रदान करने वाले ग्राम्य सेवक, चमड़े के कारीगर, जिनके उत्पादों में उद्वहन सिंचाई उपकरणों, कपीदा या मोहते में इस्तेमाल होने वाले चमड़े के थैले, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, भिस्ती निरन्निकर की जो सिंचाई वाहिकाओं के रख रखाव की देखभाल करते थे और बैंकरों और साहूकारों के पर्यवेक्षण भी करते थे, ये सब इसमें शामिल थे। आयकर प्रणाली की विशिष्ट विशेषता यह है कि भूमि से आय का विशेष आवंटन और विशिष्ट नकद भुगतान पहली बार किसी विशेष पद वाले ग्राम सेवकों को प्रदान किया गया था। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की। तो कृष्णदेवराय, डोमिंगो पाएस और नुनीज के अमुक्ता माल्यदा से हमें विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। वे अश्व के व्यापार का बढ़िया तरीके से वर्णन करते हैं। उनके अनुसार भारतीयों की भूमिका विदेशी व्यापार में न्यूनतम थी। बारबोसा ने उल्लेख किया कि भारतीय विदेशी व्यापार पूरी तरह से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। शासकों द्वारा उनसे अच्छा व्यवहार किया गया। अरबों और बाद में पुर्तगालियों ने अश्व के व्यापार को नियंत्रित कर लिया। घोड़ों को अरब, सीरिया और तुर्की से पश्चिमी तट के बंदरगाह पर लाया जाता था। गोवा ने विजयनगर के साथ साथ दक्षिणी सल्तनतों को भी अश्व की आपूर्ति की। दक्षिणी राज्यों के लिए घोड़ों का आयात बहुत सैन्य महत्व का था, क्योंकि भारत में अच्छे अश्व की नस्ल नहीं थी। इसके अलावा विजयनगर के उत्तरी दक्कन मुस्लिम राज्यों के साथ संघर्ष ने उत्तर भारत से अश्व की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया, जो मध्य एशिया से आयात किए गए थे। घोड़ों के अलावा हाथी दांत, मोती, मसाले, कीमती पत्थर, नारियल, खजूर, चीनी, नमक आदि का भी आयात किया जाता था। फारस की खाड़ी और सिलोन से मोती और पेगू से कीमती पत्थर लाए जाते थे। मखमल मक्का से और साटन, रेशम, जारीदार और बूटेदार वस्त्र चीन से आयात किए जाते थे। सफ़ेद चावल, गन्ना और लोहा प्रमुख निर्यात थे। हीरे का निर्यात विजयनगर से होता था। नूनीज के अनुसार हीरे की खदान दुनिया में सबसे बड़ी विजयनगर में थी। प्रमुख खाने कृष्णा नदी के तट पर और कुर्नूल और अनंतपुर में थी। इसमें जेजानगर और मालाबार में हीरे, नीलम और मणिक जैसे कीमती पत्थरों को काटने और परिष्कृत करने के लिए विशाल उद्योग का विकास किया गया। अब हम बात करेंगे आंतरिक व्यापार और नगरीय जीवन की, जिसमें समकालीन विदेशी वृत्तांत से पता चलता है कि विजयनगर शासकों के अधीन स्थानीय और लंबी दूरी के व्यापार में वृद्धि हुई।
नगरों के मध्य यात्रियों के लिए सड़कें और सड़क के किनारे की सुविधाएं प्रदान की गई। छोटी दूरियों तक अनाज के परिवहन के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। नदीय परिवहन विशेष रूप से पश्चिमी तट पर अप्रवाही जल व्यवस्था को संदर्भित करता है। लंबी दूरी के परिवहन के लिए पैक जानवरों का उपयोग किया जाता था। स्थानीय अमीरों ने व्यापार की महत्वता को समझते हुए और नियमित और आवधिक मेलों में शहर आधारित व्यापार और सहायक व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उत्सव के दौरान बड़े मंदिरों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर नियमित और समय समय पर मेले लगते थे। इन मेले का आयोजन पास के एक कस्बे के व्यापार संघों द्वारा और पट्टन स्वामी नामक व्यापार संघ के प्रमुख की देखरेख में किया जाता था। शहरी व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले मेले भी स्थानीय अमीरों जैसे गौड़ या एक नाडू के प्रमुख के आदेश पर आयोजित किए जाते थे। 14वीं से 16वीं शताब्दी के साहित्यिक और अभिलेखी साक्ष्यों से 80 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के अस्तित्व का पता चलता है। कुछ नगर धार्मिक थे, अन्य वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र थे। इन नगरों के अंदर अनेक बाजार थे जहां व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता था। इन्होंने नगरों को लगान का भुगतान किया। विशेष वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार थे। कृषि और गैर कृषि उत्पादों के बाजार बाएं और दाएं हाथ की जाति संबद्धताओं के अनुसार अलग अलग थे। तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र भोजन का व्यापार और अनुष्ठान कार्यों और पदों के अधिकार की बिक्री मंदिर से संबंधित शहरी वाणिज्य के महत्वपूर्ण पहलू थे। मंदिर के अभिलेख व्यापारियों और कारीगरों की समृद्धि और प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हैं। नगरीय जीवन की बात की जाए तो विजयनगर राज्य में एक शहरी गुणवत्ता थी जो उस समय के किसी अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में नहीं देखी गई। विजयनगर शासन के तमिल स्रोतों ने पेट्टई अर्थात बाजारों और संताई अर्थात मेलों की संख्या की वृद्धि पर बल दिया, जिससे नए विकसित क्षेत्रों में नगरवाद के प्रसार की ओर इशारा किया गया। विनिमय तंत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन विमुद्रीकरण का बढ़ता प्रचलन था। दक्षिण भारत के पिछले राज्यों की तुलना में विजयनगर के केंद्रीकृत चरित्र को इतिहासकारों द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया। अधिकारियों की शक्ति जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे, न केवल गांवों में बल्कि शहरी केंद्रों में भी बढ़ रहे थे। शहरी मामलों को केंद्रीय प्रशासन द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपालों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, न कि सभाओं में विभिन्न जातियों के सदस्यों ने भाग लिया था जैसा कि पहले प्रथा थी। राजधानी शहर अपने परिसर के बाजारों, महलों, मंदिरों, मस्जिदों आदि के भीतर एकीकृत हो गया। यह शहरी गुणवत्ता 16वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के दौरान समाज की। तो दक्षिण भारतीय बृहद क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक संरचना भारतीय समाज का एक अनूठा रूप है। सामाजिक संरचना की विशिष्टता 3 प्रकार थी। नंबर 1, दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के धर्मनिरपेक्ष का। ब्राह्मण उन स्थानों में रहते थे जहां उनकी भूमि पर नियंत्रण था और उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति भी भूमि पर निर्भर लोगों पर उनके नियंत्रण से प्राप्त होती थी। पुरोहित वर्ग के रूप में अपने पवित्र कार्यों के कारण उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी। बड़ी संख्या में गांवों अर्थात देवदान से संपन्न वैदिक मंदिरों के उद्भव ने ब्राह्मणों को मंदिर के पदाधिकारियों के रूप में अन्य सभी जातियों और धार्मिक संस्थानों पर अनुष्ठान नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की। इन धार्मिक केंद्रों के प्रबंधकों के रूप में ब्राह्मणों को अधिक धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, निचले सामाजिक समूहों का दोहरा विभाजन। दाएं और बाएं हाथ के पदनामों के रूप में संदर्भित दाहिने हाथ के विभाजन के अनुसार वैष्णव और बाएं हाथ की जातियों के अनुरूप शैव। ज़्यादातर मामलों में दाएं हाथ की जातियां मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और कृषि वस्तुओं के स्थानीय व्यापार में शामिल थीं, जबकि बाएं हाथ की जातियां शिल्प और गैर कृषि उत्पादों के व्यापार में लगी हुई थी।
अब तीसरा है समाज का क्षेत्रीय विभाजन। तो तमिल देश की में सामाजिक समूह, प्राकृतिक उपक्षेत्र और उनसे जुड़े व्यावसायिक पैटर्न के आधार पर विभाजित किया गया था। दक्षिण भारत में सामाजिक समूहों को अपने इलाके से कुछ दूरी पर समूहों के साथ कम संपर्क था। इन्होंने चचेरे भाई, मामा, भतीजे के विवाह को प्राथमिकता दी। इस प्रकार इस अवधि के सामाजिक संगठन में ब्राह्मण, दाएं और बाएं हाथ की जातियां शामिल थीं, जिनमें सम्मानित कृषि जातियां, वेल्लाल और जुलाहो जैसी निचली जातियां भी शामिल थीं। अब हम लोग बात करेंगे कि विजयनगर काल के दौरान किसान सामाजिक व्यवस्था का आधार था, जिस पर समाज के अन्य सभी वर्ग निर्भर थे। तमिल काव्य शैली शतकाम प्रमुख किसानों को विशुद्ध सतशूद्र मानते थे। वे अपने लिए अनुष्ठानिक पवित्रता और सम्मानजनक धर्मनिरपेक्ष दर्जा प्राप्त करते थे। मंदिरों ने उन समूहों को सामाजिक स्थान को चित्रित करने या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो किसी विशेष देवता की पूजा में भागीदार थे। तो ये था विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य के दो पार्ट में शासकों के बारे में और उनके दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।